हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुम्मा है और आपकी कॉल्स का दिन है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। मैं भी बता देता हूँ 021-3233-092728 और 29 डायल कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए उन मौज़ूआत के बारे में जिनको आप हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है कामरान अली नवाबशाह से। कामरान साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जमहूरियत की खैर हो इस मुमलिकत की खैर, जो वक्त के गुलाम थे लम्हों में बिक गए। चश्मे फलक में देखा है ऐसा भी माजरा, लाखों के तर्जुमान करोड़ों में बिक गए। वाह। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जो सवालात उठाए वो इस हफ्ते उनके गुज़िश्ता हफ्ते उनके जवाबात आ गए। चले एक वंडरफुल। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का कि उन्होंने अपने असासे जाहिर किए। दूसरा मैं चेयरमैन नेपरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने नोटिस लिया बिजली की बंदिश पे हैस्को की तरफ से। और तीसरा ये है कि सी पैक का जो इनके अंदर काम मुअत्तल था उसके लिए फंड्स विभाग ने जारी किए। चलें, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। हमारे साथ दूसरे साहब हैं मोहम्मद याहिया कराची से। जी याहिया भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी पूरी खुशकिस्मती ही है कि आप लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ और लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि ये वाहिद आप लोगों का प्रोग्राम है जिसमें कोई भी इशू बड़ा ही पोलाइटली और प्रैग्मेटिकली आप उसको थ्रेडबेयर एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ना तो मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई आलिम दीन हूँ, मगर मेरा एक इशू था कई दिनों से मेरे जहन पे मुझे ये एजिटेट कर रहा था जी। ये है कि हम हमेशा ये चांद की कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं जी कि किसी को चांद नजर आ गया, किसी को नहीं नजर आया। अब मैं आपसे जो एक इसमें सजेशन भी होगी, हम हमेशा कंट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं। आप ये देखें कि जो जिलहज का चांद है जी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो चांद डेट डिटरमिन करता है हज की जी, ठीक है। और हज के बाद कुर्बानी की ईद की डेट भी डिटरमिन होती है जी बिल्कुल। हज होता है सऊदी अरेबिया में जी, ठीक है, और उसके बाद ईद भी सऊदी अरेबिया में होती है। पाकिस्तान में तो हज नहीं होता या किसी और इस्लामी मुल्क में तो हज नहीं होता ना। सही, बिल्कुल। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जी जो हमारी कुर्बानी की ईद है वो हम सऊदी अरेबिया के साथ कर लिया करें, क्योंकि ये डायरेक्टली हज के साथ कनेक्टेड है। सही कह रहे हैं। तो इसमें मैं ये चाह रहा था, मेरा मशवरा ये था कि अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई रिलीजियस स्कॉलर्स और आलिम दीन उनके सामने भी आप अगर ये सवाल रखें और ये इशू उनके सामने भी डिस्कस करें, शायद इसका कोई हल निकल आए। जी बिल्कुल या भाई कि तमाम ममालिक जो है अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे ईद मनाएं, इकट्ठे बकरीद मनाएं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हमारे यहाँ अब कंट्रोवर्सी मसला ये है कि अब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक लाइन ली हुई है। उनका ये कहना है कि साइंसी तरीक़े से होगा, जबकि हमारे जो रुयत हिलाल कमेटी है वो चाँद देखकर फ़ैसला करती है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मगर मसला ये चाँद का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमेशा क्यों होता है हमारे यहाँ या फॉर दैट मैटर भारत में, जबकि बाकी दुनिया ईद मना लेती है। तो इसमें यह भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक कैलेंडर भी जारी कर देता है, वहाँ जो है ईद का दिन मुतय्यन कर दिया जाता है पहले ही, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला जो है ज़ाहिर है हमारे यहाँ शायद रस्सा कशी का है कि रुयत हिलाल कमेटी और अब जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आपस में उनकी खींचातानी चलती रहती है। वुसा साहब हमारे साथ वापस आ गए। जी वुसा साहब, हेलो। गालिबन फिर वुसा साहब जो हैं उनसे बात करेंगे। हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी हुमा जी, एक ऐसा ही पुराना सा तवज्जो दिलाओ नोटिस है जिसको मैं पहले भी 13 दिसंबर जी 2019 में बता चुकी हूँ कि गुलशन इकबाल के नीपा से मुलेखा इलाकों में एक हाइड्रेंट होता है जी और उस हाइड्रेंट में से जो है ना पूरे शहर को पानी सप्लाई किया जाता जी है। बिल्कुल। इलाके के जितने लोग हैं वो पानी से तरसते रहते हैं। गुज़िश्ता 12-15 साल से यही मसला चल रहा है। जितने इदारे के जिम्मेदार लोग हैं उन सब ने कानों में रुई क्या ठूसी है, लगता है कपड़ा ही ठूस लिया है और उनको शायद कुछ नजर भी नहीं आता, कुछ समझ में भी नहीं आता। वो लोगों को ऐसे ही टहलाते रहते हैं, हर तरीके से इस मसले को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इलाके में पानी नहीं है, बल्क में नहीं आ रहा पानी, लेवल नहीं है। इसके बाद क्या है, उसी जगह से, उसी इलाके से, उसी जगह से पूरे शहर में टैंकर सप्लाई होते हैं, पूरे टैंकर बेचे जाते हैं सही फुल फ्लैश बिल्कुल। और कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ सके कि इलाके के लोगों के पास पानी नहीं है। लोग पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं। हम अपना पानी खुद ही खरीद रहे हैं। जिस तरह हम अपनी मुर्गी खुद खरीद के खाते हैं केन और सूफी के नाम पे, इसी तरह हम अपना पानी भी खरीद रहे हैं खुद, और किसी के कान पे जू नहीं रेंगती बिल्कुल भी। तो हुमा साहिबा, कोई आप लोगों ने एज ए कम्युनिटी लोकल कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आपके एमएनए या एमपीए उनके थ्रू कोई एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी की है या हर कोई इनफरादी तौर पर आवाज़ उठा रहा है? एफर्ट की है। एमएनए एमपीए किसी के पास जरूरत नहीं है कि इस तरफ तवज्जो दे सके, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन जो आपके इदारे के लोग हैं उनके टेलीफोनों के पीछे नाते लगी होती हैं, अहादीस चल रही होती है या फोन बिजी होते हैं। फोन उठाने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। एमडी साहब का तो 2 नंबर हैं जो इंटरनेट पे मौजूद है, वो तो सारे के सारे थ्रू आउट द ईयर एंगेज ही रहते हैं या फिर बंद रहते हैं या फिर बेल जाती रहती है, कोई उठाता नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप किसी को सुनना नहीं चाहते, आप किसी की प्रॉब्लम को हल नहीं करना चाहते, फिर आप इस ओहदे पे बैठे क्यों हैं? सही, बिल्कुल भाई, किसी और को काम करने दे। बिल्कुल आप हुमा सही कह रही हैं। और ये कराची में बहुत बड़ा इशू है पानी का। हर तरफ जो है मीडिया भी कवरेज दे रहा होता है, लेकिन मीडिया की भी ज़ाहिर है ध्यान इधर उधर हो जाता है। मगर ये है कि हम देखेंगे इसके पानी के मसले को। और जहाँ तक आपकी बात है तो मेरे ख्याल में थोड़ा प्रेशर आप लोगों को डालना पड़ेगा। या तो यही है कि आप एमडी साहब के दफ्तर जा कर के उनसे बात करें। ज़ाहिर है एक कम्युनिटी के तौर पर। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ, हुमायूं याकूब ने जो मसला उठाया है कि अब ये मामला सिर्फ शहरी प्रेशर के बस की बात नहीं है। ये जो पूरा है तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए पानी का जी, और बाकायदा माफिया जिसमें के इदारे मुलव्वस हैं, इंडिविजुअल्स मुलव्वस हैं और जो प्राइवेट ग्रोह हैं वो मुलव्वस हैं, जराइम पेशा। ये नेक्सस है। तो ये सिर्फ एक शहरियों के मुजाहरे से हल होने वाली बात नहीं है, इन्वॉल्व है मामला। जो वाकई फैसला साज हैं, और मैं जाहिर है अपनी इस बात में हंस भी रहा हूँ साथ साथ कि मैं कह के आ रहा हूँ, जो फैसला साज है वो संजीदगी से इन माफियाज को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कराची पानी के लिए तरसता रहेगा। बिल्कुल। दूसरा ये वो साहब, लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है शहरी तो एहतजाज ही कर सकते हैं ना, वो इन माफिया से लड़ नहीं सकते। जैसे आपने कहा सारे डिपार्टमेंट भी साथ इन्वॉल्व होते हैं, हर एक को हिस्सा भी जा रहा होता है, जुराइम पेशा अफराद भी होते हैं। शहरी तो निहत्ते हैं, वो क्या करेंगे, एहतजाज ही कर सकते हैं। मगर फिर भी यह है कि अगर एमडी साहब के ऑफिस जा कर के थोड़ा बहुत प्रेशर डाला जाए तो कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए उनकी मुश्किल हल हो जाए, तो विल सी। चलिए, इम्तियाज़ साहब हैं कराची से हमारे साथ। जी इम्तियाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर 2-3 बातें छोटी छोटी मुकम्मल होने दीजिएगा। महरूमी, परेशानी, ग़िज़ा की किल्लत, दवा की किल्लत, बिजली की किल्लत, पानी की किल्लत, जैसा आपने तस्करा किया, ये सारी चीज़ें तो एक अरसे से चली आ रही हैं। तो क्या कोई ऐसा हल का तरीका है कि आवाम को रिलीफ मिल सके, या आवाम को इन चीज़ों पर फातिहा पढ़ लेना चाहिए? और दूसरी बात, सऊदी अरब में चांद के मामला तो लोग तस्करा ज़रूर करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कुरान और सुन्नत पे चांद का मामला तो वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर कुछ कवानीन जो सऊदीया में लागू हैं, अगर वो हमारे मुल्क में थोड़े से भी ले आए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भला हो जाएगा पाकिस्तानी कौम का।
आप जरा रोशनी डालें कि इन मसलों का कोई हल है भी, या हम और आप इसी तरीके से अपने दिल का दर्द बयान करते रहेंगे। और जी इम्तियाज़ भाई आपने क्योंकि खुद ही फातिहा पढ़ लिया है तो जाहिर है हम एक लिमिटेड वे में ही उठा सकते हैं इन इश्यूज़ को, मगर जाहिर है ये जो सारा मसला है शहरियों के प्रेशर से ही हल हो पाएगा। वो आवाज़ उठाएंगे, बाहर निकलेंगे तो तभी कुछ होगा। मगर मसला ये है कि हम इंडिविजुअली अपने घर बैठ कर के जो है बात ज़रूर करते हैं, मगर जो एहतजाज का रास्ता है मेरे ख़्याल में वो शायद इतना अब मसदूद भी कर दिया गया है अथॉरिटीज़ की जानिब से कि वो शायद मुमकिन भी नहीं रहा, मगर यही एक हल है। मुझे याद आते कभी कभी हमारे इमरान खान साहब जो कि जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो तब वो बिल भी जलाया करते थे और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी दिया करते थे। अब मेरे ख़्याल में कोई ऐसा है नहीं अपोजिशन में जो इस तरफ तवज्जो दे। एक वक्फ़ा ले लेते हैं। वेलकम बैक। एजाज़ अली साहब हैं हमारे साथ कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं कराची से इंजीनियर एजाज अली बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कंप्लेन की थी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जी के बिल्कुल हवाले से। सही है सर। जी हाँ, उसको तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। रीजनल ऑफिस कराची में एक बयान है आरिफ नाम, सही है सर। हाँ, तो वो सारी जो है इधर करप्शन वगैरह इंजीनियरों के पैसे खा जाते हैं, ये अपने बाहर एजेंट बिठाए हुए हैं। तो चेयरमैन साहब ने क्या किया, उसकी ट्रांसफर कर दी, इधर कमेटी बनाई जिसमें कमेटी में मुझे क्रेडिट देके उस कमेटी में आने नहीं दिया। NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अंदर में सरोज लोधी साहब के अंदर में तो कमेटी बनाई, मुझे उसने आने तक नहीं दिया, धमकियां दी गई उसके थ्रू। ठीक है सर जी। अभी चेयरमैन साहब ने क्या किया है, 6 महीने से उधर उसको ट्रांसफर करके उधर बिठा दिया है इस्लामाबाद में। ठीक है सर। और अभी बायोमेट्रिक बंद है, जहाँ से हम पहले ही जॉबलेस हैं और मुख्तलिफ जो तामीराती शोबे होते हैं उसमें हमारी एफिलेशन होती है। हमें मंथली आप यकीन करोगे सिर्फ 4000 रुपए देते हैं। बाकी ये PEC के एजेंट जो अंदर बैठे हुए हैं, सारे एजेंट अपने शेडो छोड़े हुए हैं, गाड़ियों में लैपटॉप रख के वो घूम रहे हैं। PEC ने बायोमेट्रिक बंद कर दिए, सारे पैसे जो अंदर बैठे हुए हैं वो खा जाते हैं और हमें सिर्फ मंथली जो है 4000 रुपए देते हैं। ठीक है साल के। एजाज़ अली भाई आपने अपनी बिल्कुल कंप्लेन पहले भी की थी, अब दोबारा जो है हमारी तवज्जो से होपफुली किसी के कान पर जूं रेंगे या हुकूमत में कोई एक्शन हो, हम देखते हैं इसको। अगले कॉलर हमारे हैं खान मोहम्मद साहब सेवन से। अस्सलाम वालेकुम जी खान भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं पहले भी कॉल कर जी बिल्कुल। प्रोग्राम में हमारा जो हमें 18 दिन हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे। मुराद अली शाह साहब कोई रिस्पांस करने को तैयार नहीं। उसने एक तो अच्छा रिस्पांस किया है हमारे साथ। अच्छा, वो ये है कि आपको याद होगा चंद दिन पहले सिंधी मीडिया जो है वो एहतजाज पे जी, तो उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए और ये शर्त रख दी कि आप 7 शरीफ में जो एहतजाज चल रहा है इनको कोई रिस्पांस नहीं देना जी। 18 दिन से हमें अब सिंधी मीडिया भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। अच्छा, उर्दू मीडिया तो सतुल्लाह साहब ने कहा था चंद दिन 2 दिन पहले कि सिर्फ 4 शहरों तक महदूद है और हमें इधर से भी रिस्पांस देना ना इन लोगों ने भी बंद कर दिया। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि 7 में दरबार खुलेगा, कब खुलेगा, क्या आपके पास इत्तला? नहीं सर, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई रिस्पांस करने को तैयार नहीं। हमारा कसूर ये है कि हम उसके वोटर हैं, उसके सपोर्टर हैं। लोग सर 2 में से हर एक आदमी चाहता है कि हम इंतजार पे जाएं। रोड पे बात कर दूं, आपने पहले भी यही बात की थी, अब आप दोबारा यही बात कर रहे हैं। फायदा इसलिए नहीं है ये बात करने का कि पाकिस्तान भर में जितने भी प्लेसेस हैं इस तरह जहाँ क्राउड जमा हो सकता है वो सब बंद हैं, बशमूल औलिया के दरबार समेत। तो पूरे पाकिस्तान में जब तक नहीं खुलेंगे, अकेले 7 का शायद नहीं खुलेगा, लिहाजा आप जितना भी बात करते रहें उसका कोई फायदा नहीं है। चलें अगले कॉलर हैं राहील अशर हमारे साथ कराची से। जी राहील। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जी मुबशीर है सर, पहले तो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा क्योंकि मैं अभी कोरोना के सारा ये हुआ हूँ, मतलब रिकवर हुआ हूँ। उसमें एक दो चीज़ें मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहता हूँ कि एक तो लोगों को थोड़ी एहतियात करें। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो मैंने चीज़ नोट की है कि अगर आप मतलब थोड़ा सा बचना है या अगर खुदा न खास्ता हो भी जाए, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने इस्तेमाल की, मैं शेयर करना चाहता था। नंबर 1 ये कि आप सुबह नहार मूंग 5-6 दाने लौंजी के खाएं, पानी इस्तेमाल, पानी के साथ पानी का इंटेक अपना बढ़ाएं, जितना बढ़ा सकते हैं 4 से 5 लीटर आप पिए। नंबर 1 ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक को 3-4 महीने के लिए खुदा हाफिज कह दें। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो प्लस ये कि फ्रूट्स का करें, तो इससे आपकी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि पहले 7 दिन जो होते हैं वो बड़े खौफनाक होते हैं, न टेस्ट होता है न स्मेल होती है, बुखार, सर में दर्द, जिसम में दर्द। इस चीज़ से करने के लिए तो मैंने तो ये चीज़ देखी कि थोड़ा थोड़ा बार बार खाता था मैं, इसकी ये वजह थी। दूसरी मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप कभी ये गोरा कब्रिस्तान से आगे आए हैं तो NMC हॉस्पिटल से आप करें क्रॉस, तो उल्टे हाथ पर वो पहले जो आजकल ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, वो पहले कैंटोनमेंट ने DHA को जमीन दी थी, उन्होंने ये प्लांट्स वालों को, नर्सरी वालों को दे दी थी। तो केस हुआ, DHA हार गई, तो उन्होंने उसको ग्रीन बेल्ट बनाया। अब उसमें चले जी ग्रीन बेल्ट है, आगे मैकडॉनल्ड के सिग्नल से दूसरी तरफ भी बनाए। अब उसका फायदा है, ठीक है, लोग आते हैं, बड़ी खूबसूरत कैंटोनमेंट, पर जो नुकसान है शाम 6 बजे से रात 2-3 बजे तक, क्योंकि हमारा फेज 1 में ही उधर घर है, लोग बैठे रहते हैं जम्मे खफीर, सोने पे सुहागा। एक वाइन शॉप भी है, लोग वहाँ से चीजें लाते हैं, वहाँ पीते हैं। फिर जो सामने घर हैं, उनके घर में स्नैचिंग होती है, चोरी होती है, फिर जाहिर है कि उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। वहाँ पे एक है, कुछ एक हम मेरी बहन ही है, उन्होंने एप्लीकेशन DHA कैंटोनमेंट तो पुलिस को दी है, डिफेंस आने को एक दिन मना किया, उसके बाद आप शाम 6 बजे से जी बिल्कुल रात 2 बजे तक। सही। राहिल भाई, ये जो मेरे फैमिलीज़ भी आती हैं, बिल्कुल ये लॉलेसनेस का मसला, ये तो ज़ाहिर है पूरे कराची का ही है। उसमें ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो ये कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि पुलिस वहाँ कुछ करे, लेकिन जो बाकी फैमिलीज़ के लिए जगह बनी हुई हैं, मेरे ख्याल में वहाँ फैमिलीज़ आकर के थोड़ा सा घर से बाहर निकल के एंजॉय कर लेती हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ सऊद रफ़ाकत हैं चनाब नगर से। जी सऊद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप सारों का कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को अपने दिल की बात करने का। मैं रबवा से बात कर रहा हूँ, जो जमात अहमदिया पाकिस्तान का मरकज़ है। और अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट प्रोसिक्यूटेड जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, हमारा इस हवाले से आए गए भी जिक्र नहीं हुआ हमारा यहाँ पे। मैं सिर्फ इस वक्त तवज्जो देना चाहता हूँ 2 वाक़यात की तरफ जो कि बेहद तकलीफ दें हैं। पहला वाक़या तो 1 जुलाई को हुआ था शेखुपुरा में, जहाँ पे अहमदियों के एक कब्रिस्तान में बास कब्रों के जो कतबे वगैरह तोड़ दिए। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद हुकूमती सतह पे दरखास्तें वगैरह दी गई। BBC ने भी एक रिपोर्ट की जिसको 3 जुलाई को इन्होंने ऑनर किया और बाकायदा पेपर्स पे मौजूद है। और जब BBC के नुमाइंदे ने यहाँ पे मुकामी जो थाना है सफ्तराबाद का, वहाँ जाके बातचीत की और उनसे पूछा कि इस तरह से जो जमात अहमदिया के तर्जुमान नसीमुद्दीन साहब और जो प्रेस सेक्शन है, इन्होंने ट्वीट की है इसके बारे में जी, तो और तस्वीर वगैरह भी उन्होंने दी है, वीडियोस भी मौजूद हैं। तो सफ्तराबाद का जो थाना है उसके जो वहाँ पे SHO या जो भी स्पोक्स पर्सन थे सदाकत साहब, उन्होंने उस वाक़े से ही इनकारी हो गए कि ऐसा तो कोई वाक़या हुआ ही नहीं। और बावजूद इसके कि जमात ने या जो वहाँ पे जमाती जो लोग वहाँ पे मुकीम थे, उन्होंने हुकूमत के साथ या जो मुकामी थाना था उसके साथ हर तरह से ताउन किया। फिर इसके बाद चंद दिन कोशिश वगैरह की गई कि आइंदा, जैसे पहले भी कोशिश की जाती है कि आइंदा दोबारा ऐसे तकलीफ वाक़यात ना हो, क्योंकि ईमान तो जिंदा लोगों का मौजूद है, जो बेचारे फौत हो गए उन्हें तो तकलीफ ना दी जाए या उनकी वजह से दीगर उनके अहले खाना को तकलीफ ना दी जाए। लेकिन बहरहाल इससे मिलता जुलता फिर दोबारा वाक़या 13-14 जुलाई को दोबारा त्रिगड़ी जिला गुजरांवाला में हुआ, जहाँ पे इंतजामिया को बाकायदा प्रेशराइज किया गया कि वो इन कतबों की बेहुरमती करें,
जो मुर्दे उनके दफन है उनके ख़ानदानों के दिल आज़ारी की जाए। जब इंतज़ामिया ने इस बात से इनकार किया तो फिर इसके बाद जो मुकामी थाना था वहाँ से दोबारा प्रेशराइज किया गया और फिर सारी कार्रवाई वही की गई जो पहले 20 और कब्रिस्तानों में 20 और कब्रों के ऊपर पाकिस्तान में एमडीओ के साथ हो चुकी है। मेरी सिर्फ इस वक्त छोटी सी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों आपसे कि छोटे बड़े तमाम वाक़यात को मीडिया लेता है, ट्विटर के ऊपर आए दिन छोटे मोटे ट्रेंड्स चलते रहते हैं, छोटी मोटी बातों के ऊपर बहुत बड़े ट्रेंड्स भी चल जाते हैं पाकिस्तान में, हत्ता कि उसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे तकलीफदेह वाक़यात जिनसे जमात अहमदिया आए दिन दो चार रहती है, कभी सियालकोट में मस्जिद को शहीद कर दिया, बैतुल ज़िक्र को शहीद कर दिया, कभी गुजरांवाला कच्ची पंपावादी में हम मस्जिद को बैतुल ज़िक्र को शहीद कर दिया, इबादतगाह को शहीद कर दिया, लेकिन कभी भी कहीं पे भी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। ठीक है, कानून भी हमारे खिलाफ है और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कम अज़ कम मीडिया बहुत हद तक आज़ाद है पाकिस्तान के अंदर। आप वसतुल्लाह साहब और आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर मौका भी देते हैं और बाज़ औक़ात इस हवाले से बात भी की जाती है, लेकिन ये दो तकलीफदेह ऐसे वाक़यात थे जिनके ऊपर मेरा ख्याल था कि मीडिया पे, ट्विटर पे कहीं ना कहीं पे ज़रूर कोई बात की जाएगी। जमुद्दीन साहब की ट्वीट को लेके या जमात अहमदिया पाकिस्तान के प्रेस सेक्शन को लेके कहीं ना कहीं पे ज़रूर बात होगी। चले 1 जुलाई का वाक़या हो गया, फिर उसके बाद 13-14 का वाक़या ना होता, लेकिन हर दो वाक़यात आगे पीछे हो गए और हुकूमती मशीनरी हमेशा की तरह बिल्कुल चुप, मीडिया हमेशा की तरह बिल्कुल चुप, ट्विटर से एक भी तस्वीर को लेके कहीं पे भी बात नहीं की गई। और अगर हमारी बात बिल्कुल तफसील से सामने आ गई है, लेकिन मसला ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि मीडिया नहीं उठाता, उसकी वजह ये है कि जो समाज का जो दबाव है, हमें इतराफ़ करना चाहिए कि वो ना सिर्फ रियासत पे पड़ता है बल्कि मीडिया पे भी पड़ता है। इस तरह के कई वाक़यात जो हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन उसमें नहीं आते। बहैसियत रियासत मेरा ख़्याल है कि ये रियासत का फ़र्ज़ है कि उसकी हुदूद में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से हो, अक़ीदे से हो, अगर तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें पाकिस्तान का शहरी रियासत तस्लीम करती है, तो सबसे पहले उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पे फ़र्ज़ है। बाद में ये बात तय हो सकती है कि कौन कितने पानी में है, किसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, लेकिन बतौर रियासत अपनी ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हुआ जा सकता कि पाकिस्तान की हुदूद में रहने वाले जितने भी शहरी हैं वो बिला इम्तियाज़ अक़ीदा, रंग व नस्ल, इंसानी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के बराबर के हक़दार हैं। फ़िलहाल हम इतना ही कह सकते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अबू बकर साहब हैं हमारे साथ डेरा गाजी खान से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मोहम्मद अबू बकर हसन डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूं। जी फरमाइए। सर मेरा गिला या शिकवा आप समझें कि 11 अगस्त 1947 को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर करते हुए फरमाया था कि आप आज़ाद हैं, कि आप मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं, मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, गिरजे में आप इबादत करना चाहें आप जा सकते हैं। तो जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिस पाकिस्तान के बनाने का ख्वाब उन्होंने देखा था, उसकी तामीर होते हुए मुझे नज़र नहीं आती। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हो या सिंध के अंदर हिंदू बिरादरी हो या अभी जो एक भाई बात कर रहे थे या हमारे यहाँ अहमदी बिरादरी तो सिखों के साथ, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जिस दीन के हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है, हमने उसका जिम्मा उठाया हुआ है। इस्लामाबाद में मंदिर बनने से इस्लाम को किस चीज़ का नुकसान है, ये प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हमारे यहाँ यानी रवादारी, एहसास या अखुवत की इतनी कमी है। इंडिया जो मुसलमानों के साथ करता है, हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा रवैया दोहरा रवैया हम अपनाते हैं। जी अबू बकर भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है और मेरे ख्याल में यही जो बात पहले भी हुई कि अगर रियासत जब तक यहाँ इस बात पर फर्म स्टैंड नहीं लेगी और जो कायद आज़म ने फरमाया उसको फॉलो नहीं करेगी तो जाहिर है ये वाक़यात होते रहेंगे। हम भी बार बार ये कहते हैं कि जो भी इस मुल्क का शहरी है
वो अक़ीदे की बिना पर या उसको रंग व नस्ल की बिना पर उसके साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से रियासत ने भी इस चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल किया माजी में, और अक्सर जो अब शोर मचता है ये सारी चीज़ें वही हैं। हम कोशिश कर रहे थे इससे निकलने की, मगर कोई ना कोई ऐसा स्टम्बलिंग ब्लॉक आ जाता है, जैसे मंदिर वाला इशू आया, जिस पे फिर हम बैकफुट पर चले जाते हैं। मेरे ख्याल में रियासत को, हुकूमत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि लोगों को ये बात वाज़े कर दें कि वो ये इम्तियाज़ ना बरतें। मगर उसके लिए रियासत को सबसे पहले जो है उस इम्तियाज़ी सलूक से पीछे हटना होगा। सैयद शहजाद साहब हैं कराची से। जी शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। एक कमी महसूस हो रही है ज़रा थोड़ा सा जी, वो नेक्स्ट वीक से हमारे साथ होंगे। और आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम। ये आपका जो प्रोग्राम है ना वो इस लिहाज से सबसे अलग है, वो मैं बताता चलूँ कि वो भी ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की मजलूम आवाम है ना उसकी कहीं सुनी नहीं जाती। तो आप लोग कुछ भी है थोड़ा सुनते हैं तो समझो आप एक तौर पे मरहम रखने का काम करते हो कि वो कुछ कह के अपने आप को हल्का कर लेते। मेरी ये पहली दफ़ा कॉल है आपके प्रोग्राम में, मैं कोशिश काफ़ी दफ़ा करता रहा हूँ। 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो कि चल रही हैं और सुनने में तो लतीफ़ा लगती है। जी फरमाइए। आपके प्रोग्राम के तौर से कि अभी कहा जा रहा है जी नैब खत्म कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ये अदालती मामला तो बोलना चाहिए भी नहीं ना, हम बोलना चाहते हैं। अच्छा अभी गुलाम कादिर सेवक साहब जो CCPO रह चुके हैं उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी सारे SHO जो है वो जुराइम पेशा लोगों के साथ मिले हुए हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक आम बंदा कहे, पब्लिक कहे तो बंदा शायद यकीन ना करे, सही है ना। एक इदारे का सरबराह कह रहा है रिटायर्ड होने से पहले तो उसका मतलब उसको सराहत होगी, सही है ना। बिल्कुल। उसका मतलब क्या पुलिस का इदारा खत्म कर दे, क्या मतलब खत्म नहीं होता ना। नहीं। इसी तरह नैब में भी माना कमी बेशियाँ होंगी, नहीं इतनी कमियां तो नहीं है कि वहाँ का कोई स्टेटमेंट दे गया हो क्या वो जुराइम पेशा लोगों के साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये इशू आप लगाने सियासी बुनियाद पे कि जी उज़ैर बुलेज का ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, सही है। फिर क्या हुआ जी पुलिस मोबाइलें भी यूज हुई कत्लो गारत गरी में, सही है ना, बिल्कुल, जिसमें 150-200 लोगों को बाकायदा मतलब मर्डर किया गया, सही है। हमें उज़ैर बुलेज से कोई मतलब नहीं है ना, हमारे लिए वो कचरा है। लेकिन ये कि 150-200 लोग जो मरे, सही है, वो मरे ना, रिकॉर्डेड हैं, वो बाकायदा दफनाए गए हैं, तो उनका कौन करेगा, उनको कौन इंसाफ देगा। जी शहजाद भाई सॉरी वक्त की किल्लत है, मगर उज़ैर बलोच की जहाँ तक बात है वो अब कस्टडी में है, उसके ख़िलाफ़ केस भी है। जहाँ तक सरपरस्ती की बात है तो मेरे ख्याल में सब ने उसकी सरपरस्ती यहाँ की, कराची में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे। और ऐसा अमूमन होता है कि एक शख्स जिसको इस्तेमाल किया जाता है सियासी मीन्स को बतौर तशद्दुद इस्तेमाल करने के, वो बाद में जो है रियासत या जो हुकूमत है उसको फिर डिस्पोज ऑफ करती है। तो उनके साथ भी यही हुआ, जो लोग मरे या उसने मारे, बेशक ज़ाहिर है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मंडे को फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।